यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर कर लेंगे। अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। A high starting torque can be obtained in a 3-phase induction motor by। तो जब आप 3-phase इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग का पूरा टॉर्क का डेरिवेशन करवाया जाता है भाई, ठीक है। और जब आप टॉर्क पढ़ेंगे तो टॉर्क में भी दो तरीके का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। सबसे पहला है स्टार्टिंग टॉर्क, ओके, और एक होता है आपका फुल लोड टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क की अगर बात करें तो क्योंकि स्टार्टिंग मींस स्टैंड स्टिल कहना मतलब क्या, स्लिप का वैल्यू 1 होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन आएगा ये आपका भाई प्रोपोर्शनल होता है रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे किसका, रोटर का, उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे हाई टॉर्क एक तरीके से देखने को मिलेगा। लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक बताया था। देखिए ये आपका स्लिप हो गया या फिर इसी को हम यहाँ पे स्पीड दिखा देते हैं, और इधर आपका टॉर्क हो गया। जो मैक्सिमम टॉर्क होता है भाई, ठीक है, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ये रोटर रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक तरीके से मैक्सिमम टॉर्क है किसी भी इंडक्शन मोटर का। ओके, तो हम लोग को पता है भाई, जैसे मान लेते हैं आप अभी स्क्वायरल केज की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है इस तरीके का है, और जैसे जैसे आपका स्लिप चेंज होगा वैसे वैसे आपका टॉर्क चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया। तो सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो टॉर्क है भाई ये क्या है, जीरो है। टॉर्क कब जीरो होता है, जब मेरा स्लिप एक तरीके से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मींस यहाँ पे स्पीड क्या होगा, जो एनआर होगा ये मेरे एनएस के बराबर होगा, सही बात है। और ये मेरा ऑरिजिन है, इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, मेरा जीरो है, एनआर मेरा जीरो है। और एनआर जीरो है तभी तो भाई मेरा यहाँ पे स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनएस माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एनएस, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा। क्लियर हुआ। तो अभी मान लेते हैं इस स्लिप के वैल्यू पे, यहाँ पे कोई स्लिप का वैल्यू होगा, मान लेते हैं मेरा मैक्सिमम वैल्यू है स्लिप का, जिस पे मेरे को मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल रहा है, सही बात है। और इस स्लिप पे कुछ ना कुछ स्पीड होगा। लेकिन भाई अगर आप रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने R2 को एक तरीके से थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग में जो टॉर्क है पहले इतना आ रहा था, अब इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क होगा, ये भी अभी भी देख रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क इतना ही रहेगा भाई। ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने से आपका मैक्सिमम टॉर्क जो है यहाँ पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। जो मैक्सिमम टॉर्क है यही आपका मैक्सिमम है ना, समझ रहे बात को। तो रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने से आपका टॉर्क जो है, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, पहले मिलने लगेगा। मतलब कम स्पीड पे आप एक तरीके से मैक्सिमम टॉर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मान लेता है आपका R2 है, यह मान लेते हैं R2 डबल डैश है, और मान लेते कुछ और, ये मान लेते भाई आपका R2 ट्रिपल डैश। और यहाँ पे क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस है एज कम्पेयर टू R2 डबल डैश और R2 डैश से। ओके, तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ये रोटर के रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है भाई ये आपका हमेशा क्या होता है, रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में एक तरीके से टॉर्क देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टैंड स्टिल कंडीशन है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना है कि एक तो हो गया मेरा स्टार्टिंग टॉर्क और एक हो गया मेरा मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका रोटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रोटर के रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टॉर्क पूछा गया है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, हमेशा, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 34 है ना,
स्टार्टिंग टॉर्क कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, तो रोटर के रेजिस्टेंस को एक तरीके से इंक्रीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। तो अगेन जब आप टॉर्क का डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा ये वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है भाई। जैसे अगर आपके पास ये बुक होगा ना वी के मेहता वाला ऑब्जेक्टिव वाला, तो थोड़ा सा पीछे देखिएगा, जो थ्योरी दिया हुआ है वहां पे आपका टॉर्क का एक तरीके से डेरिवेशन दिया हुआ है आपका। ओके, टॉर्क का दिया हुआ है, मैक्सिमम टॉर्क का दिया हुआ है, और अभी आपने जस्ट देखा कि जो आपका मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है यहाँ पे एक स्लिप भी आ रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप का वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा, या फिर मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन क्या होता है। ओके, तो ये सब अब एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, 35 हो गया। ओके, वोल्टेज के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जो आपका टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भाई मान लेते हैं मैक्सिमम टॉर्क है। ओके, तो ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपका कर्व गया, ये आपका NS है, सिंक्रोनस स्पीड। तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम टॉर्क है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लिप का वैल्यू होगा भाई, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्सिमम स्लिप बोल रहे हैं। नहीं, जिस स्लिप के वैल्यू पे आपका मैक्सिमम टॉर्क हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे Smax से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम। स्टार्टिंग टॉर्क भाई, स्टार्टिंग टॉर्क कहना मतलब क्या, यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन को पढ़िए, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहने मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं आपका R2 डैश पे ये इतना मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, हो सकता है रेजिस्टेंस मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया तो हो सकता है मेरे को कुछ इतना थोड़ा सा और मेरे को मिल जाए, है ना। अभी मेरे को इतना एक तरीके से टॉर्क देखने को मिल रहा है, हो सकता है और मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो हो सकता है मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क कितना मिल जाए, इतना मिल जाए। समझ रहे हैं, स्टार्टिंग जब भी लिख देगा तो आपको यहाँ में ओरिजिन के ऊपर फोकस करना है। तो ये बोल रहा है स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपको अचीव करना है तो कब आपको मिलेगा, तो रोटर रेजिस्टेंस जो होता है पर फेज वो इक्वल होता है रोटर रिएक्टेंस के ऊपर। ओके, इस चीज को आप पीछे देख लीजिएगा, थ्योरी में आपका दिया हुआ है। ओके, रोटर रेजिस्टेंस जो होगा भाई इक्वल टू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मीन स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। और हम लोगों को पता है कि जो रिएक्टेंस होता है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रोटर के लिए, ठीक है। तो रोटर के अंदर जो रिएक्टेंस होता है स्लिप के साथ वेरी करता है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क की बात हो रही है मीन स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, तो स्लिप का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे 1 × x2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्लिप का वैल्यू 1 हो चुका है, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, R2 के बराबर हो, ये पर फेज लिया जाता है भाई, ठीक है, समझ में। इसलिए x2 = R2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा, कहाँ पे, स्टार्टिंग में। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अंडर रनिंग कंडीशन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर विल अकर एट दैट वैल्यू ऑफ स्लिप। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलता है भाई यहाँ पे रनिंग कंडीशन है, ये स्टार्टिंग कंडीशन नहीं बोल रहा है। पहला वाला क्या था, स्टार्टिंग कंडीशन था, ये रनिंग कंडीशन पे। रनिंग कंडीशन कहने मतलब कि आप स्लिप का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, हो सकता है 2% हो, 2.5% हो, या फिर कहिए 1.5% हो, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्लिप का वैल्यू होगा, उस पर मान लीजिए आपका मोटर एक तरीके से रन कर रहा है। तो अंडर रनिंग कंडीशन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर विल अकर एट दैट वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच, देखिए जब आपके मशीन के अंदर यानी मोटर के अंदर कोई स्लिप आ गया, रनिंग कंडीशन में कुछ भी स्लिप हो सकता है भाई, कभी भी 1 नहीं होगा। 1 कब होता है, स्टैंड स्टिल पे। ओके, तो मान लेते हैं मेरा 0.02 है ये स्लिप का वैल्यू भाई। ओके, तो जब आपको रनिंग कंडीशन पूछे तो रनिंग कंडीशन पे जो मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा, वहां पे जो R2 होगा ये हमेशा क्या होता है, स्लिप टाइम इनटू x2, ये कंडीशन लगता है भाई, ठीक है। यहाँ से स्लिप अगर आप निकालेंगे तो स्लिप का वैल्यू हो जाएगा R2/x2, ठीक है, क्लियर हुआ। तो वही चीज बोल रहा है कि रनिंग कंडीशन में अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो कब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एट दैट वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। इसमें भी आपका इक्वल टू होगा, लेकिन आपको यहाँ पे स्लिप को एक तरीके से देख के चलना है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन इज। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग।
मैक्सिमम टॉर्क बोला भाई, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में देखिए थोड़ा सा मैं इसको इक्वेशन के हिसाब से आपको लिख के दिखाता हूँ। ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस हो जाएगा। कैसे होगा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। ओके, इसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखिए भाई, यहाँ पे अगेन क्या है, अंडर रनिंग कंडीशन है, स्टार्टिंग पे नहीं पूछ रहा। तो ओवरऑल जो मेरा टॉर्क का इक्वेशन होता है, ओके, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, K2 S इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू X2 का स्क्वायर। ये आपका एक तरीके से टॉर्क का इक्वेशन है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम टॉर्क रनिंग कंडीशन का भी जस्ट बताया भाई, जो रोटर रेजिस्टेंस होगा पर फेज वो क्या होता है, इक्वल टू स्लिप टाइम इनटू रिएक्टेंस हो जाता है। ओके, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से R2 का वैल्यू, ये जो R2 का वैल्यू है, R2 का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा आपका टॉर्क इक्वल टू, ये K2 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर भी होता है तो वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है उस बेसिस पे आपका, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आता है भाई यहाँ पे। तो ओवरऑल बस मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, ये डेरिवेशन है एक तरीके से। ओके, तो स्लिप वैसे का वैसे रहने देते हैं। R2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S इंटू यानी स्लिप इंटू X2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे R2 का स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर कहने मतलब क्या, S स्क्वायर यानी स्लिप का स्क्वायर हो जाएगा इंटू X2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा S स्क्वायर इंटू X2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों नीचे में क्या है, सेम है, तो दोनों आपका ऐड हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा सेम, वैसे वैसे K2 S स्क्वायर इंटू X2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू स्लिप का स्क्वायर इंटू X2। भाई दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, समझे, तो ये से ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद X2 से एक X2 ख़त्म हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, K डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे X2 बचेगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये K अपने आप में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, सो K2 कर लेते हैं, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, 2 भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका अपना ये क्या हो गया, एक और कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे K2 डैश कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय X2। क्लियर हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे आप, टॉर्क जो है मेरा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, रोटर रिएक्टेंस के ऊपर, और इस प्रोपोर्शन सिंबल को हटाएगा तो यहाँ पे एक K2 डैश कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो वही आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अगर रनिंग कंडीशन की बात की जाए तो जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो कैसे एक तरीके से वेरी करता है, तो ये तो होगा नहीं, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर पे, तो पहले गलत हो गया, ये आपका सही है। अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ किया कि रोटर के रिएक्टेंस के ऊपर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, ठीक है। और स्टैंड स्टील में जो वैल्यू होगा, देखिए स्टैंड स्टील कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई, तो भाई यहाँ पे इस रिएक्टेंस के आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लिप का वैल्यू, क्योंकि हम लोग को पता है जो, जैसे देखिए रोटर का जो रिएक्टेंस होता है भाई क्या होता है, ये होता है 2 पाई FL, और क्योंकि रोटर है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे FR, तो इसको अगर और ओपन करके लिखो 2 पाई FR के जगह में क्या लिख सकता हूँ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप, और ये L हो जाएगा, समझ में। तो अगर स्टैंड स्टिल की बात करें तो ये जो स्लिप होगा इसका वैल्यू 1 होगा, यानी ओवरऑल क्या कहेंगे आप, 2 पाई FS इंटू L होगा, सही बात है, समझ में आया। और यहाँ पे S लिखने का कोई मतलब नहीं, F मतलब मैंने लिख दिया, मतलब समझिए आपका सप्लाई, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी समझिए। लेकिन वही अगर आप रनिंग कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्लिप का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, तो ये 2 पाई F और L, इसके जगह मैं X लिख सकता हूँ ना, रोटर का रिएक्टेंस, और हमेशा इसका स्लिप, मतलब स्लिप के हिसाब से वेरी करता है। लेकिन स्टैंड स्टिल पे देखेंगे अगर, तो स्लिप का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे सीधे X2। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो टॉर्क है ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस पे, सिर्फ X2 आया है यहाँ पे, स्लिप जो था ये कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। तो इसलिए X2 कब होता है, X2 कब आता है भाई, जब मेरा स्टैंड स्टिल हो, क्योंकि इसके आगे 1 छुपा है, इसका मतलब स्लिप का वैल्यू मेरा 1 है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम टॉर्क होगा अंडर रनिंग कंडीशन पे, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रोटर के
किस वाले रिएक्टेंस पे? स्टैंड स्टिल वाले रिएक्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, ठीक है, तो हम लोग को पता है जो टॉर्क है ये प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर। ओके, तो अगर हम लोगों ने वोल्टेज को दुगना कर दिया तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका जो टॉर्क होगा वो 4 गुना हो जाएगा। स्क्वायर है ना, डबल कर देंगे तो क्या होगा, पहले मान लेते हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी अपने आप क्या होगा 100% होगा ये। अब डबल कर दिया वोल्टेज को यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं, 1 था ये अपने आप में 100% है तो यहाँ पे मेरा 4 आया भाई, 4 आया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका 1 पे इतना, तो 4 इंटू 100% यानी कितना हो गया आपका 400%। तो ये 4 था, सॉरी ये 100 था, ये 400% हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या 4 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भाई, 100 और ये 400, तो 4 गुना एक तरीके से इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है, पूरा का पूरा भाई टॉर्क के ऊपर आपका बेस्ड है सारा का सारा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सो डिजाइंड दैट द रोटर शुड हैव, तो रोटर में भाई हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस कम से कम रखने की कोशिश, कोई भी अगर हम लोग मशीन डिज़ाइन करते हैं उसमें हम लोग चाहते हैं कि रेजिस्टेंस मेरा कम से कम हो। क्यों कम से कम हो, क्योंकि रेजिस्टेंस के चलते क्या हो रहा है, रोटर के अंदर आपका कॉपर लॉस होता है जिसको हम लोग I2² R2 बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लोग कम से कम होना चाहिए ताकि हम लोग का अंदर में लॉसेस कम हो। रोटर यानी कॉपर लॉस जो है भाई, कॉपर लॉस क्या एक तरीके से लोड के हिसाब से वेरी करता है। ओके, तो लोड जो है आपका मतलब करंट, लोड ज़्यादा लगाएंगे टॉर्क ज़्यादा चाहिए होगा उस लोड को हैंडल करने के लिए, तो सीधी सी बात है आपका करंट वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा। करंट ज़्यादा आएगा रोटर में, इसका मतलब I2² R2 ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट स्लिप S देन रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू, देखिए भाई जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है पावर फ्लो, ठीक है, पावर फ्लो डायग्राम। और ये भाई बुक काफ़ी गंदा हो चुका है बिकॉज हम लोगों ने पेड क्लासेस में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो पूरा का पूरा पेन चला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पावर फ्लो डायग्राम दिखाया गया है, ये आपका सर्कल अगर आपको दिख रहा होगा इसमें, तो ये आपका स्टेटर है, ठीक है। तो स्टेटर के अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं भाई, ठीक है। ये लिखा हुआ है पावर इनपुट टू द स्टेटर फ्रॉम मेंस, मतलब 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। इसमें से मेरा क्या होगा, स्टेटर के अंदर भाई क्या है आपका इस तरीके का स्लॉट कटा होता है ना, इस तरीके का स्लॉट कटा हुआ है। ओके, मीन्स ये कोर है एक तरीके से, समझ में आया। तो कोर है तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा आपका कोर लॉस होगा, यानी स्टेटर के अंदर कोर लॉस देखने को मिलेगा। और इसके अंदर वाइंडिंग डालो उसके चलते रेजिस्टेंस आ रहा है तो आपको यहाँ पे I² R लॉस भी देखने को मिलेगा। तो टोटल पावर में से ये आपका लॉस जो है यहाँ पे बाहर निकाल दिएगा। बाकी जो बचा पावर वो कहाँ जाएगा, रोटर के अंदर इनपुट चला जाएगा। इसी को हम लोग एयर गैप पावर भी बोलते हैं, उसको हम लोग PG से रिप्रेजेंट करते हैं भाई इस तरीके से, ठीक है। तो एयर गैप पावर बोलते हैं। अब जो रोटर में एज अ इनपुट आया है उसमें से भी क्या होगा, रोटर के अंदर भी क्या होगा, अभी जस्ट बताया रोटर कॉपर लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद रोटर का कोर लॉस भी होगा और उसके बाद जो पावर बचेगा वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, शाफ्ट पे जाएगा। शाफ्ट पे भी नहीं जाएगा, मतलब समझिए शाफ्ट के बाद आएगा और फिर आगे बेयरिंग लगा हुआ है तो बेयरिंग में आपका फ्रिक्शन लॉस होगा, है ना, विंडेज लॉस होगा। उसके बाद फिर जाकर के आपको बाहर पावर, जैसे हम लोग शाफ्ट पावर बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल जब आप पावर फ्लो डायग्राम समझ लेंगे भाई तो हम लोग को सब चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रोटर के अंदर कितना इनपुट पावर जा रहा है, रोटर के अंदर जो कॉपर लॉस हुआ उसका क्या वैल्यू होगा, ओके, कोर लॉस का क्या वैल्यू होगा, फ्रिक्शन लॉस का क्या वैल्यू होगा, मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हुआ, ये सब सारा का सारा हम लोग को पढ़ना होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए इस वाले डायग्राम में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रोटर का इक्विवेलेंट एक सर्किट दिखाया गया भाई, ये सिर्फ और सिर्फ रोटर का है, ठीक है। X2 हो गया रोटर के चलते और ये आपका R2/S मेरा यहाँ पे लोड प्लस इसी के अंदर क्या छुपा होता है, कॉपर लॉस छुपा होता है। इसको जब ओपन करके देखेंगे तो इसको हम लोग R2 और 1 - S डिवाइडेड बाय S करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा R2 1 - S डिवाइडेड बाय S और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा मेरा X2 और ये हो जाएगा मेरा E2, मतलब रोटर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है वो।
ओके, तो ये अपने आप में भाई एक कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल देखिए भाई, जो हम लोग का रोटर के अंदर इनपुट पावर जो आता है ना, ठीक है, जो रोटर के अंदर इनपुट पावर आएगा ये है आपका, जिसको हम लोग ग्रॉस पावर बोल रहे हैं पीजी, ये होता है आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन S, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से क्या है, ग्रॉस पावर है रोटर के अंदर मेरा इनपुट। ओके, अब ये रोटर के अंदर इनपुट है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर मेरा रोटर के चलते कॉपर लॉस होगा I2 स्क्वायर, R2 लॉस होगा, प्लस बाकी का जो पावर होगा कहाँ जाएगा, मैकेनिकल पावर में डेवलप होगा, यानी शाफ्ट की तरफ बाहर निकलेगा। ओके, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपका ग्रॉस पावर है, देखिए सब मिटा देता हूँ मैं, ये जो ग्रॉस पावर है भाई आपका, ये क्या है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसके अंदर दो चीज़ छुपा हुआ है, एक तो आपका रोटर का कॉपर लॉस, ठीक है, I2 स्क्वायर R2 आप देख रहे हैं, प्लस ये बाकी का जो पावर है ये क्या है, मेरा मैकेनिकल पावर है, ठीक है, जो कि डेवलप हुआ है। और इन दोनों को, क्योंकि भाई ये टोटल था ना, इसको ओपन कर कैसे लिखा है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल कट जाएगा। देखिए I2 स्क्वायर R2, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा I2 स्क्वायर R2 इंटू S डिवाइडेड बाय S, ये से ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव का ख़त्म हो गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S, यही था ना, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S, ठीक है। तो ये जो टोटल इनपुट पावर है इसको हम लोग इस तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं। ये क्या हो गया मेरा, रोटर के अंदर जो ओमिक लॉस हो रहा है, फिर कॉपर लॉस हो रहा है वो, और ये क्या हो गया मेरा, जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है वो, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, ये जो I2 स्क्वायर R2 है, यहाँ पे लिखता हूँ I2 स्क्वायर R2 जो है मेरा, इसमें मैंने क्या किया, ऊपर नीचे स्लिप से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, प्लस आगे जैसे है वैसे के वैसे रहने देते हैं, I2 स्क्वायर इंटू R2, और ये है मेरा 1 माइनस S, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्लिप नीचे में है ना, इसको मैं ऐसे ले आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो ये जो मेरा वैल्यू है I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय S, इसको हम लोगों ने क्या बोला, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड, ये क्या है मेरा ग्रॉस पावर होता है PG, तो इसकी जगह मैं PG रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा आपका स्लिप, प्लस यहाँ पे भी देखिए, इसको मैंने रीअरेंज किया इस तरीके से, I2 स्क्वायर R2 डिवाइड, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस पावर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस S। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉपर लॉस हो गया रोटर के अंदर का, और ये क्या हो गया मेरा, मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है जो रोटर के अंदर है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इस तरीके से, ये मेरा ओमिक लॉस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारा का सारा आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। और ऑलरेडी भाई आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे मेरे ऊपर, ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह का आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ओवरऑल ये जो है मेरा, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है, मेरा क्या हो, मैकेनिकल पावर डेवलप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर कहिए इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा मैकेनिकल पावर ही है ना, तो यहाँ से दो फार्मूला बन गया, एक तो ये और एक तो ये, मतलब दोनों सेम ही है, इसके जगह बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये PG पे पुट किया हुआ है, ठीक है। और वही रोटर ओमिक लॉस की बात करें तो एक तो मेरा ये हो गया S इंटू PG, और ये वाला फार्मूला मैकेनिकल पावर के टर्म्स में लिखा हुआ, ये कहाँ से है इसको देखते हैं। देखिए अगर मैं ये वाला फार्मूला उठाऊँ यहाँ से, ये क्या है मेरा, I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे रन देते हैं S, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस S, ये मेरा क्या है, मैकेनिकल पावर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ ये देखूँ, ये मेरा क्या है, ओमिक लॉस है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे रन देता हूँ, I2 स्क्वायर R2, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैकेनिकल पावर इंटू स्लिप, और ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस S, ठीक है। तो I2 स्क्वायर R2 मतलब क्या, ये भी तो मेरा रोटर लॉस ही हुआ, रोटर के अंदर कॉपर लॉस, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, S डिवाइडेड बाय 1/S इंटू आपका मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो दोनों आपका सेम है, तो दो फार्मूला होता है कि ये और एक आपका ये, तो इतना हिंट काफ़ी होगा भाई। ओके, और
आपने पढ़ा होगा, तो ये सब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है इफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप एस देन द रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू। तो अभी जस्ट बताया जो रोटर कॉपर लॉस है इसका दो फार्मूला था भाई। एक तो था मेरा रोटर के अंदर जो ग्रॉस पावर है एफ का जो इनपुट पावर है इसके साथ अगर हम लोग स्लिप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और एक और था भी जस्ट हम लोगों ने देखा ये मैकेनिकल पावर इनटू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस, ये था। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, थर्ड ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है। ठीक है, ये स्लिप है मेरा, स्लिप के साथ अगर मैं रोटर इनपुट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पीजी क्या है, ग्रॉस पावर जो रोटर के अंदर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ एन इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप एस देन द रोटर आउटपुट इज। रोटर से आउटपुट कितना मिलेगा ये आपको यहाँ पे बताना भाई। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भाई रोटर से आउटपुट मीन्स मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ है वो। तो मैकेनिकल पावर डेवलप क्या हुआ था बताइए, ये था आपका I2 स्क्वायर R2 और ये था 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, ये था। और इसके जगह अभी जस्ट मैंने क्या लिखा है, ग्रॉस पावर, और ये क्या था आपका 1 माइनस एस। ठीक है, तो और सा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है 1 माइनस एस, देखना 1 माइनस एस इंटू रोटर इनपुट, क्योंकि ये जो पीजी है ये क्या बता रहा है, रोटर का इनपुट पावर। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है भाई इफ एन एस एंड एन, मतलब एन एस मतलब जिस पे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, और एन मतलब रोटर का स्पीड। तो बोलता है इफ एन एस एंड एन आर द स्पीड ऑफ अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर रेस्पेक्टिव देन द रेशियो ऑफ रोटर इनपुट। देखिए रेशियो पूछा है रोटर इनपुट टू द रोटर आउटपुट का। रोटर इनपुट क्या होता है भाई, रोटर इनपुट है मेरा, ये था मेरा पीजी, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये था हमारा I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस, ये मेरा रोटर इनपुट था डिवाइडेड बाय रोटर आउटपुट। रोटर आउटपुट क्या था भाई, रोटर आउटपुट को हम लोगों ने मैकेनिकल पावर डेवलप करके बोला था ना। ये क्या था हमारा, ये था आपका I2 स्क्वायर R2, यहाँ पे था आपका 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस, और इसको हम लोगों ने क्या किया, अरेंज करके फिर पीजी, और ये हो गया आपका 1 माइनस एस। समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए इसके जगह भाई, इस पूरे के जगह हम लोगों ने क्या बोला था, पीजी से रिप्रेजेंट किया था ना। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इतना बच्चे की तरह करना है वो मतलब नहीं है। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ पीजी, और पीजी का वैल्यू कितना होता है, पीजी इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय एस होता है। ठीक है, और रोटर आउटपुट मीन्स मैकेनिकल पावर डेवलप कितना है, इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीजी और ये हो जाएगा 1 माइनस एस। तो ओवरऑल देखें तो पीजी से पीजी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपका, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ, ये बचा भाई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस। अब देखिए हम लोग को पता है इसका वैल्यू, जैसे अगर आपने स्लिप का रिलेशन देखा होगा, स्लिप इक्वल टू क्या होता है भाई, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। समझ में आया। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इसको इधर भेजूँ, ये हो जाएगा स्लिप इंटू एन एस, और ये हो जाएगा एन एस माइनस एन आर। यहाँ से अगर आप एन आर का वैल्यू निकालते तो माइनस एन आर इक्वल टू इधर आ जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एस हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, एन आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन एस माइनस हो जाएगा एस इंटू एन एस, और यहाँ पे अगर आप एन एस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ से मैं 1 माइनस एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 1 माइनस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इक्वल टू इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस एस। समझ में आया। तो 1 माइनस एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू, एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू 1 डिवाइस की जगह मैं क्या लिख दूँ, एन आर अपॉन एन एस, और एन एस ऊपर चला जाएगा और एन आर मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका रोटर इनपुट टू द रोटर आउटपुट, ये क्या है आपका एन एस अपॉन एन आर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एट नो लोड द रोटर कोर लॉस। नो लोड की बात हो रही है भाई। देखिए नो लोड पे क्या होता है, नो लोड पे क्या होता है भाई, जैसे ऐसे समझिए
ये आपका शाफ्ट है और यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं है, यानी जो लोड टॉर्क है मेरा जीरो। यहाँ से आपने 3 फेज सप्लाई दिया, स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, जैसे घूमना स्टार्ट करेगा NS के स्पीड पे, तो रोटर मेरा स्टैंड स्टिल पे है यानी रुका हुआ है। तो रोटर के कंडक्टर के रिस्पेक्ट में ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो रोटर के अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा, उसके चलते मेरा एक करंट फ्लो होगा और उसके चलते फिर मेरा रोटर भी क्या करना, घूमना स्टार्ट कर देगा लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ओवरऑल समझिए भाई, नो लोड पे क्या होता है, क्योंकि कोई लोड है नहीं, तो रोटर का जो स्पीड होता है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड के नज़दीक रहता है, आसपास रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल जब ये सिचुएशन हो तो यहाँ पे जो स्लिप का वैल्यू होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, और अभी जस्ट आपने रोटर का स्पीड क्या दी, अप्रॉक्सीमेटली सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहा है, तो स्लिप का वैल्यू क्या होता है, प्रैक्टिकली जीरो होता है भाई, ठीक है, मतलब नियरली जीरो होता है, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि भाई ये एसिंक्रोनस मशीन है, आपका रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमेगा, लेकिन आपका ऐसा प्रैक्टिकली जीरो होता है, या फिर कहीं नियरली या फिर कहीं अबाउट टू जीरो होगा आपका स्लिप का वैल्यू। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोटर कोर लॉस, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए भाई, क्योंकि मेरा स्लिप जीरो है, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझना तो मैनुअली आप समझिए भाई, क्योंकि जो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस देखिए ना, मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ओके, ये एक तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये 1500 RPM पे घूम रहा है, और जब आपका रोटर है भाई, ये मान लेते हैं आपका एक तरीके से 1490 RPM पे एक तरीके से घूम रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 RPM का। तो 10 RPM के चलते आपका क्या हो रहा होगा, इसके अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा होगा वो भी काफ़ी कम आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि E2 जो है इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है, स्लिप पे डिपेंड करता है। स्लिप का वैल्यू भी जस्ट होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, जीरो, तो E2 भी जीरो हो जाएगा, तो रोटर के अंदर EMF ही जीरो, तो सीधी सी बात है, जो करंट होगा ये भी आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कल ही वाले सेशन में आपको बताया था, जो रोटर करंट होता है ये प्रोपोर्शन होता है स्लिप के ऊपर, स्लिप का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रोटर करंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, समझ में आया। तो ओवरऑल रोटर के अंदर करंट ही एक तरीके से जीरो है, तो इसके चलते आपको यहाँ पे लॉसेस भी एक तरीके से प्रैक्टिकली जीरो देखने को मिलेगा, समझ में आया। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और यही चीज आप यहाँ पे आएंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे आपने जो रोटर में इनपुट पावर दिया उसमें से क्या हो जाएगा, रोटर का कॉपर लॉस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ रोटर कोर लॉस इज नेग्लिजिबल एट अ स्मॉल स्लिप। स्मॉल स्लिप पे आपका जो रोटर का कोर लॉस होगा भाई, ये एक तरीके से नेग्लिजिबल होगा। क्यों नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि स्मॉल स्लिप कहने का मतलब क्या, आपका जो NR है ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, NS के बराबर है। और ओवरऑल अगर यहाँ पे ये कंडीशन आ गया तो सीधी सी बात है, E2 जो है, देखिए भाई अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा ना, तो जो कोर लॉस होता है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो ये आपका रोटर के अंदर कॉपर लॉस है करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को पता है जो रोटर के अंदर EMF है ये इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे स्लिप के साथ मल्टीप्लाई करके जो E2 होगा ये काफ़ी जीरो आता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो आएगा। तो वोल्टेज एक तरीके से रोटर के अंदर है नहीं, तो आपका कोर लॉस भी एक तरीके से यहाँ पे नेग्लिजिबल देखने को मिलता है, समझ में आया। और आपका जो रोटर कॉपर लॉस होगा ये भी आपको एक तरीके से बहुत ही मिनिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट आपका बहुत स्मॉल है ना, ये प्रैक्टिकली जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर आर। देखिए भाई यहाँ पे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस बोल रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, जैसे आप देख रहे हैं अगर आपने कभी प्रैक्टिकली कोई भी मोटर खोला होगा भाई, तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे 2 बेयरिंग लगा होता है, कि यहाँ पे बेयरिंग है कि यहाँ पे बेयरिंग, ठीक है। अब ये बॉल बेयरिंग हो सकता है, फिर रोलर बेयरिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना हैवी मोटर है ये, ओके। तो क्योंकि इसमें बॉल्स होते हैं तो ओवरऑल जब भी घूमेगा तो इससे चलते क्या होगा, फ्रिक्शन होता है, तो उससे चलते यहाँ पे हीट के फॉर्म में आपको लॉस देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं भाई, ओके। और एक विंडेज लॉस का जब भी घूमेगा तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ हवा भी एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह इसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस अब ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। तो आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस कब होगा, जब आप बहुत तेज़ी से इसको घुमाएंगे। साफ जब बहुत तेज़ी से घूम रहा हो तो सीधी सी बात है बॉल बेयरिंग भी बहुत तेज़ी से एक तरीके से
घूम रहा होगा, उसके चलते आपका फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा हो रहा होगा। और विंडेज लॉस भी क्या होता है, स्पीड के स्क्वायर के ऊपर होता है, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा। तो मेरे को बताइए कि इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा तेज स्पीड कब घूमता है? तेज स्पीड कब घूमता है? हमेशा नो लोड पे, एट नो लोड पे जो रोटर का स्पीड होता है अप्रॉक्सीमेटली सिंक्रोनस के स्पीड के बराबर होता है। समझ में आया? इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से लेंगे तो क्या हो जाएगा, नो लोड पे आपका हमेशा ये दोनों लॉस क्या है, मैक्सिमम है। थर्ड मत मार दीजिएगा कभी भी, ऑल लोड पे थोड़ी ना होगा। अगर आपने लोड लगाया, हैवी लोड है, तो वहाँ पे एनआर का वैल्यू गिर जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो वहाँ पे आपका विंड और फ्रिक्शन लॉस भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर हाइयर एफिशिएंसी ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए भाई ये जो है ना थोड़ा सा आपका एफिशिएंसी को लेकर के है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर कर लिया है। और अगर आपको भाई स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप जाकर के एक बार पढ़ाई कीजिए टॉर्क वर्सेस स्लिप का, या फिर कहिए जो टॉर्क का आपका कंडीशन, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, रनिंग केस में और स्टैंड स्टिल केस में।